अगर हनी बीज नहीं रहा, पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्रॉप डेवलप नहीं होगा और हमको नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो पॉलिनेशन क्या चल रहा है? चार ही उंगलियां हनी में थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली अच्छा कमाया आपने उसमें। रात का बिजनेस है एक्चुअली। रात का बिजनेस मीन्स क्या, हनी बीज ना दिन में बाहर रहती है और रात को बॉक्स के अंदर आती है, करेक्ट। राइट। और वो हमको तब ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है खेतों में। 1000-2000 मधुमक्खियां तो रहती है। वो मधुमक्खियां जो रहती है ना, वो काटती है। पोटैटो भी अब हवे में उगने लगे हैं। अच्छा, राइट, सो दैट ये तो जमीन में ही उगते हैं पोटैटो। हाँ, तो कंटेनर फार्मिंग करने का बेसिक मोटो यही है कि आप ज्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, ज्यादा बार उगा सकते हैं, जैसे लैंड के बदले। So we have studied a light system very well. तो लाइट सिस्टम हमने हमारे कस्टमाइज किए। प्लांट को ओनली 400 to 600 नैनोमीटर्स में ही वेवलेंथ में ही रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम देना पड़ता है, सो दैट फोटोसिंथेसिस एक्टिव होता है। तो अराउंड 2.5 lakhs या 2 lakhs इन 45 days आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस स्मॉल एरिया। 45 डेज में आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख। केसर ऐसा क्रॉप है कि जिसमें कि हम ना विदाउट सॉइल और विदाउट वाटर उसको ग्रो कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में। 5 लाख रुपए केजी है, तो उसको बनाने में कितना कॉस्ट जाता है? प्रोडक्शन लिया ना अराउंड के आसपास का। अगर फार्मिंग करनी है, खुद फार्मिंग करनी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं करनी, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ पूरा सेटअप करके दे देंगे, यू आर जस्ट द स्लीपिंग पार्टनर। इलीगल तरीके से कुछ बॉलीवुड सेलेब्स भी जो हैं वो फार्मर्स लाइसेंस ऑब्टेन कर लेते हैं और अपने आप को फार्मर बताते हैं और फिर बहुत सारे डिस्काउंट्स और सब्सिडीज ले लेते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हेलो क्यूरियस पीपल, आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे वेंचर के रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और उनका नाम है शैलेश मोडक, जो इंडिया में पहला मूवेबल हाइड्रोपोनिक फार्म लेकर आए हैं। इनका मिशन है पूरे साल बिना पेस्टिसाइड के क्वालिटी फ्रेश फूड उगाना और सबको इस टेक्निक की जानकारी देना। आज के इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कैसे वो अपने इनोवेटिव टेक्निक से हेल्दी और फ्रेश फूड को हर एक घर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, सीखिए और जानिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के इस नई दुनिया के बारे में। मैंने आपसे पहली बार जब बात की थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके, क्योंकि आप काफ़ी ग्राउंडेड लगी मुझे। तो मुझे ज़रा आपके बारे में बताइए। आप फार्मिंग सेक्टर से हैं, एग्री सेक्टर से हैं, और मुझे ये भी पता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आपने ये स्विच कैसे किया टू फार्मिंग? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ एक्चुअली, राइट। और फ़ोन पे भी मैंने एक्चुअली आपसे बात किया था, बट हाँ, अच्छा जर्नी है एक्चुअली दिस थिंग। और सॉफ्टवेयर में था पहले एक्चुअली, बट अभी फ़िलहाल फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years आई एम इनटू एग्रीकल्चर। मैं मीन्स खेत फार्मर ही हूँ एक्चुअली, फुल टाइमर फार्मर हूँ एक्चुअली। और जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मैं बेसिकली नासिक, महाराष्ट्र में जो नासिक है वहाँ से मैं पूरा एजुकेशन मेरा वहाँ से हुआ ना। एजुकेशन होने के बाद फिर मैं पूना आ गया। पूना में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। देन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर कंप्यूटर का जॉब मिला, वहाँ पे जॉब किया। देन बिन टू वेरियस कंट्रीज, मुझे सॉफ्टवेयर में जॉब मिला, और लाइक कंबोडिया, वियतनाम, युगांडा, घाना, जर्मनी, मलेशिया, सब जगह पे काम किया। अच्छा। बट इट इज़ नॉट लाइक कि वहाँ पे काम करने के बाद वो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे लाया। मैं जनरली रहता है ना कि अरे बाहर जाते तो एक थॉट प्रोसेस आता है कि वहाँ का कुछ नॉलेज लेके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। वैसा पेड़ों और मेरा कुछ ये नहीं है, मीन्स रिलेशन नहीं है। मीन्स मेरे घर पे नहीं है एक भी पेड़ पहले, मीन्स उस नहीं था मेरे इसमें। तो बट फिर मैं पुणे में आने के बाद बार्कलेस कंपनी में काफ़ी अच्छा काम किया। सो वो करने के बाद 13 years के बाद शुरू होता है ना कि अरे कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना डिफरेंट चाहिए, करना है, कुछ डिफरेंट करना है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रहेगा वो कनेक्ट कर पाएंगे। मीन्स सॉफ्टवेयर में कैसा रहता है, 10 साल तक कुछ नहीं लगता, क्योंकि पैसा आता है, सब कुछ आता है, सब ओके, ऑन साइट वगैरह जाने को मिलता है, राइट। बट ना 10 साल के बाद ना मोनोटोनस जॉब हो जाता है एक्चुअली। गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम। वो वैसा ही हुआ था मेरे सिचुएशन में भी। और वो लोग तो घर पे आके क्या, बीवी और दो दोस्त थे, उनसे ही ये करना कि अरे क्या करे। वो बोले छोड़ दे एक तो तुझे इतना ये रहे तो छोड़ देता। आई लेफ्ट सॉफ्टवेयर।
तो छोड़ दे पर छोड़ दिया एक्चुअली, बट आई वाज नॉट श्योर कि अरे करे क्या। मैं घूमता ही रहा, मैं बाइक हमारा कार लेके हाईवे पे घूमता पर रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पहले से इंटरेस्ट था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सेक्टर का इंटरेस्ट नहीं था, बस एक था कि कुछ एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करे एक्चुअली, कुछ चेंज नहीं बोल सकते, बट एक रहता है ना कि अरे ये नहीं करना है मुझे, किसी के अंडर काम नहीं करना है एक्चुअली, कुछ तो एक नया करे, खुद का कुछ करना खुद का कुछ करना था एक्चुअली। और फिर वही एक बड़ा एग्रीकल्चर में कैसे आया वो भी एक जर्नी था। आकाशवाणी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। अच्छा। सो मैंने सुना आकाशवाणी चलता है ना महाराष्ट्र में, वो तो वो सुना, और उसमें ना रेडियो में पूना आकाशवाणी, और उसमें सुना कि मधुमक्खी के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट हनी बीज, कि अगर हनी बीज नहीं रहा तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगा 4 years में। तो वो थॉट प्रोसेस, यार ऐसे कैसे क्या हो सकता है एक्चुअली, राइट। और मैं वैसे भी फ्री था, तो बोला, तो वो मैंने सर्च किया, गूगल फ्रेंड सर्च किया, तो देखा कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ इन पुणे ओनली, CBRT एक्चुअली। सो मैं वहाँ पे गया, गाड़ी वहाँ पे घुमाया, वहाँ पे गया, और वहाँ पे लकीली वहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रहा था एक्चुअली, मीन्स दूसरे दिन से ट्रेनिंग होने वाला था रिगार्डिंग हनी बी। आई वेंट देयर, वहाँ पे पढ़ा, हनी के बारे में पढ़ा, ये हनी बी के बारे में पढ़ा। हनी बट जनरली क्या होता है, मेरा एक यूनिकनेस का बहुत ज़्यादा था कि मुझे यूनिक कुछ करना है, तो हनी पॉलिनेशन के लिए एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है हनी बीज ओके एक्चुअली, राइट। और अगर हनी बीज नहीं रहा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्रॉप डेवलप नहीं होगा, और हमको नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। सो दैट एक थॉट प्रोसेस, आई थॉट अरे तो यहाँ पे बड़ा अपॉर्चुनिटी बिजनेस का मुझे लग रहा है एक्चुअली। बट जनरली हनी बीज बोला तो हनी का सोचते हैं ना, राइट। बट मेरे दिमाग में आया कि हनी का तो प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट हनी, अगर हनी नहीं मिला तो हम रह सकते हैं, राइट। बट पॉलिनेशन इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। तो पॉलिनेशन क्या चीज़ होती है? पॉलिनेशन मीन्स क्या रहता है, मधुमक्खी जो रहता है वो हर जब फ्लावरिंग का स्टेज रहता है, फॉर एग्जांपल पोमोग्रेनेट का हम फ्लावर का एग्जांपल ले, तो फ्लावरिंग होता है जो मेल और फीमेल पोलन्स को एक करने के बाद जो फ्रूटिंग बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, और वो करता है मधुमक्खी, बिकॉज वो रोम करता है एक फूल से दूसरे फूल, उस तरह से वो पॉलिनेशन 100% हो जाता है। उसको बोलते हैं सेटिंग, मराठी में अगर बोले तो उसको सेटिंग बोलते हैं। सेटिंग होने के बाद वो फ्रूट बन जाता है। तो अगर मधुमक्खी खेतों में नहीं है तो कैसे होगा पॉलिनेशन, राइट। तो मैंने बोला अरे वो पहले थे, हमारे ज़माने में खेतों में थे, बट अभी खेतों में भी नहीं है, राइट। तो बोला यार एक काम कर रहे, तो पहला बिजनेस शुरू किया। मैंने सोचा नहीं है तो मैं फार्मर को रेंट पे मधुमक्खियाँ देने का बिजनेस शुरू करता हूँ। तो अच्छा। तो मेरा पहला बिजनेस शुरू हुआ कि मैं फार्मर को रेंट पे देने लगा मधुमक्खियाँ। एक बॉक्स रहता था, उस बॉक्स में 10 to 20,000 हनी बीज रहती थी। वो हनी बीज मैंने खरीदा बॉक्सेस 4,000 रुपीज़ का एक बॉक्स, ऐसे 60 बॉक्सेस खरीदे। ओके। और मैं न्यूज़पेपर में ऐड डाल के शुरू कर दिया बिजनेस की, मधुमक्खी के बॉक्स रेंट पे देना है प्लीज़ कॉन्टैक्ट, और मराठी में किया क्योंकि लोकल फार्मर को मराठी पेपर था। तो उसमें गया तो मुझे कॉल आने शुरू हो गए। अच्छा। दूसरे दिन से अच्छा। कि हमें चाहिए सेटिंग, क्योंकि वो पीरियड सेटिंग का था एक्चुअली। तो मेरा बिजनेस चल पड़ा इन द सेंस इनिशिएट हो गया, बट आई वॉज नॉट श्योर, मार्केटिंग कुछ भी नहीं पता था, एग्री तो कुछ भी नहीं पता था। वो करता गया, करते टाइम पे बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए, फिर वो बिज़नेस अच्छा गया। मैंने खुद का ब्रांड भी बनाया, एमबीज रॉ नहीं करके मेरा खुद का ब्रांड बना। मुझे हनी मिला, पोलन्स मिला, रॉयल जेली मिला एक्चुअली, है ना। हनी के बहुत सारे फायदे, बॉक्स डबल हो गए, वैक्स मिला, राइट। तो अच्छे 4 ही उंगलियां हनी में थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली अच्छा कमाया आपने उसमें? कमाया अच्छा एक्चुअली, राइट, उसमें अच्छा कमाया। बट उसके डिसएडवांटेज के, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक बिजनेस बोलते हैं हम, ऐसे तो लग रहा है बहुत अच्छा, अरे सही है, इजी है बिजनेस, बट ब्लैक साइड क्या था उसका, क्योंकि रात का बिजनेस है एक्चुअली। रात का बिजनेस मीन्स क्या, हनी बीज ना दिन में बाहर रहती है और रात को बॉक्स के अंदर आती है, बॉक्स मीन्स जिसमें, करेक्ट, राइट। और वो हमको तब ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है खेतों में रात को, ठीक है। बट मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं तो करूँगा, बट वो बॉक्स ना जो वर्कर रहता है ना उसका इश्यू है, क्योंकि हनी बीज 10 to 20,000 बॉक्स के अंदर रहते हैं, बट बाहर भी 1,000-2,000 मधुमक्खियाँ तो रहती है एक्चुअली। तो वो मधुमक्खियाँ जो रहती है ना वो काटती है, हम कितना भी पैक कर लेना, कहीं ना कहीं से काटते हैं। और वो जो उठाने वाले, बक्से उठाने वाले लोग रहते हैं ना, वर्कर, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। तो वो मिलते ही नहीं थे, तो मैं कितना रखूँ बॉक्स में, और वो छोटा हाथी रहता है ना हमारा, गाड़ी में रख के वो फिर खेतों में लेके जाना पड़ता था। तो जाता था, फिर ड्राइवर भाग जाता था, क्योंकि खेतों का रोड यू नो एक्चुअली वो स्ट्रेट हाईवे नहीं रहता है, अप डाउन रहता है। तो होता था रात को उड़ जाते थे, फिर मैं वो मधुमक्खियाँ, लाखों मधुमक्खियाँ, अंधेरा रहता था खेतों में, तो वो
काटती थी, मैं चादर लेके मीन्स इसमें रहता था, ड्राइवर भाग जाता था, कॉल करता था कि अरे पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग, मीन्स दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. बट दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई एग्रीकल्चर जर्नी एक्चुअली. Okay. वही एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मुझे कनेक्ट हुआ एग्रीकल्चर से. तो खेतों से फार्मर्स का प्रॉब्लम समझा, ये समझा, वो किया, फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया. तो इस तरह से वो जर्नी शुरू हुआ तो एक्चुअली. अब तक आपने कौन से क्रॉप्स की फार्मिंग की है? एक्चुअली वो पहला जर्नी था. उसके बाद मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया. इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद फार्मिंग इन द सेंस वो सर्विसेज में आ रहा था एक्चुअली. ये जो बिजनेसेस थे वो सर्विसेज में थे, प्रोडक्ट और सर्विसेज में थे, एक्चुअल फार्मिंग नहीं था एक्चुअली. एक्चुअल फार्मिंग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद ना, जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था तब कंटेनर था, शिपिंग कंटेनर. आपको पता है ना वो हम कहीं पे भी माल अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना रहा तो शिपिंग कंटेनर यूज़ करते हैं. राइट. तो वही कंटेनर के कंसेप्ट दिमाग में आया कि ये जो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम खेतों में मेजर प्रॉब्लम क्या है, 4-5 चीज़ें ही है. अगर प्लांट को वो चीज़ें दी है हमने तो प्लांट आना है. इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, कुछ बहुत कुछ रॉकेट, इट इज़ अ साइंस एक्चुअली. 7th के बुक में भी लिखा हुआ है. तो वही बोला कि प्लांट को ये दिया तो आना ही है, बट आ क्यों नहीं रहा प्लांट, राइट. तो प्लांट क्यों नहीं आ रहा है. ओपन एरिया में अगर हमने लगा भी दिए खेत, बट बारिश कभी भी आती है, धूप कभी भी आता है, पोल्यूशन आता है, पेस्टिसाइड, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है. ये अलग अलग है बट लिमिटेड प्रॉब्लम. मीन्स बेसिकली वही एक पैरामीटर्स है सारे. तो आई थॉट कि अरे उसको कंट्रोल करें इजी. तो कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके. एक तो वी कैन कंट्रोल पॉलीहाउस थ्रू कंट्रोल. अदरवाइज हमने सोचा कि अरे पॉलीहाउस तो है बट उसे 100% कंट्रोल नहीं कर सकते. मीन्स 100 इन द सेंस ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि धूप का प्रॉब्लम होता है. तो आई थॉट कि वी कैन यूज़ कंटेनर. तो कंटेनर एक चूज़ किया हमने. Okay. और कंटेनर फार्म यहाँ से मुंबई में पोर्ट से एक्चुअली वहाँ पे गए. वहाँ से रेफर कंटेनर मिलता है, वो कंटेनर लेके आने के बाद बोला अभी करे क्या एक्चुअली. जनरली मेरा बिजनेस प्लान ऐसे रहते, पहले ला के रखते, देन थॉट कि अरे क्या करना. बट एक थॉट प्रोसेस, मुझे 40% भी कुछ पता है ना, तो आई थॉट चलो शुरू करते, लेट्स सी आगे बनते जाएगा. ऐसा एक थॉट प्रोसेस था मेरा. तो आ गया, प्रेशर बिल्ड हो गया. अरे कंटेनर ला के रखे. मेरे भी पार्टनर डॉक्टर राहुल ला के, मेरे बचपन का दोस्त है एक्चुअली, ही हेल्प मी अलॉट इन दिस. तो वो बोला अरे शुरू तो कर कुछ. तो हमने बैठा, डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन किया, पेटेंट के लिए तब डाल दिया. अभी अमेंडमेंट शुरू है इस पेटेंट पे. और अच्छा खासा एक मॉड्यूल बन गया. उसमें हमने एक शिपिंग कंटेनर के अंदर, शिपिंग कंटेनर 8x40 स्क्वायर फीट का रहता है. तो उसमें 320 स्क्वायर फीट में अराउंड हमने कम से कम 3720 प्लांट्स, मीन्स अराउंड 4000 प्लांट वी इजीली कीप वहाँ पे एक्चुअली. बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वर्टिकल फार्मिंग का टेक्निक. वी हैव यूज द हाइड्रोपोनिक टेक्निक जिसको बोलते हैं ना. और हमको ऐसा चाहिए था कि वो फार्म लेके कहीं पे भी घूम सके. जनरली फार्म अपने क्या रहता है कि एक जगह पे रहता है. तो वी थॉट कि वो फार्म हम कहीं पे भी, आज यहाँ पे है, कल दूसरी जगह जा सके, स्टेट्स चेंज करके इजीली जा सकते. वो एक थॉट प्रोसेस था क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको मार्केट में ही बेचना पड़ता है. हमारा फार्म कितना भी दूर रहा, मार्केट में ही बेचना. तो वो हमने क्रिएट किया. उसमें सीडिंग टू हार्वेस्टिंग सारा कंटेनर के अंदर ही होता है और दैट इज ऑटोमेटेड विथ मोबाइल. आदमी की जरूरत खाली सीडिंग को पड़ती है और हार्वेस्टिंग को पड़ती है. एक सेकंड, तो आपने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और आपने क्रॉप्स उगाए एक कंटेनर के अंदर. राइट. और आपने वो इतने क्रॉप्स उगाए कि वो कितना इक्विवेलेंट हो सकता है ऑफ जमीन का? 1 एकड़ का इक्विवेलेंट होता है पूरे साल का. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर बाहर के, अगर हमने फॉर एग्जांपल लेट्यूस ले लिया हमने, अगर लेट्यूस हमको बाहर ग्रो करना है, एक्जॉटिक वेजिटेबल, तो उस साल में 2 बार हो सकता है. बट कंटेनर के अंदर क्या 320 में 365 डिवाइडेड बाय अगर 45 डेज किया तो 8 साइकिल हो सकते हैं. तो बाहर 2 साइकिल, अंदर 8 साइकिल, क्योंकि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल. तो उसका 8 साइकिल का जो प्रोडक्शन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 एकड़ का प्रोडक्शन इन 320 स्क्वायर फीट एरिया. तो एक कंटेनर के अंदर कैसे आप मतलब टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं? कंटेनर, दिस इंसुलेटेड कंटेनर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली इंसुलेटेड. उसको जो पैरामीटर लगते हैं, पेड़ों को 4 या 5 ही पैरामीटर लगते हैं. जैसे लाइट लगता है फॉर एग्जांपल, लाइट जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, पानी लगता है, न्यूट्रिएंट लगता है और एनवायरनमेंट लगते हैं. ये एक मेजर पैरामीटर लगता है. सॉइल? राइट. सॉइल इज नॉट मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू मी. सॉइल का काम क्या रहता है, जनरली पेड़ को पकड़ के रखना मेजरली काम रहता है. बड़े बड़े पेड़ों को पकड़ के रखना, छोटे पेड़ों को भी पकड़ के रखना. बट उसके अंदर जब आप जो न्यूट्रिएंट रहते हैं वो सॉइल, वो रूट एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर. ओके. राइट. तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो पानी में जाके फिर वो रूट एब्जॉर्ब करता है और वो फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस शुरू होता है और प्लांट ग्रो होता है. तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी. तो हमने हाइड्रोपोनिक टेक्निक यूज़ करते, वी आर नॉट यूजिंग सॉइल. हाइड्रोपोनिक?
या तो हाइड्रो मतलब वाटर, हाँ, हाइड्रो मीन्स वाटर और पोनिक मीन्स वर्क, मीन्स पानी में किए जाने वाली खेती। तो हाइड्रोपोनिक पोनिक, राइट राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग रहती है कौन से actually। टाइप की फार्मिंग? उसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मल अपना ओपन फार्म तो है, लैंड पे जो होता है। लैंड में जो होता है। अगर इसको एडवांस तरीके से करना चाहिए, अलग तरीके से, तो उसमें रहता है कि उसमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक कंसेप्ट रहता है। जब हम लैंड को पकड़ के चलते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक आता है कंसेप्ट। उसमें भी रहता है कि ऑर्गेनिक एंड विदाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग वो लैंड के। उसके बाद अगर हाइड्रोपोनिक या एडवांस टेक्निक में आए ना, तो हाइड्रोपोनिक एक रहता है जो कि पानी पे करते हैं। उसके बाद एरोपोनिक टेक्निक रहता है। एरोपोनिक मीन्स आप एयर में प्लांट को रखते हो और नीचे से एयर में ही आप न्यूट्रिएंट देते हो एक्चुअली। तो उस तरह से वो क्या करता है, क्योंकि प्लांट क्या करता है, दिस ओन एवरीथिंग इज अबाउट फोटोसिंथेसिस। 7th का चैप्टर फोटोसिंथेसिस मीन्स H2O रूट लेता है, तो H2O लेता है और H2O के साथ मीन्स पानी लेता है और उसके साथ वो न्यूट्रिएंट लेता है। तो हम क्या करते हैं, एरोपोनिक में मिस्ट यूज करते हैं। मिस्ट में दैट मिस्ट इज न्यूट्रिएंट मिस्ट, अच्छा वही देते हैं। अच्छा। और ग्रो होता है। आजकल बहुत कुछ में पोटैटो भी अब हवे में उगने लगे हैं। अच्छा राइट, सो दैट तो जमीन में ही उगते हैं पोटैटो? हाँ, जमीन में उगते हैं। सो दैट इज थिंग। तो एरोपोनिक है, देन एक्वापोनिक एक कल्चर है जिसमें कि फिश फार्मिंग भी करते हैं। ब्रीडिंग करते हैं हाँ हाँ, फिश भी उगाते हैं और उसके फिश के वेस्ट से आप क्रॉप भी उगा सकते हो। अच्छा सो दैट इज एक्वापोनिक। ओके। फिर फिश फार्मिंग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हम यूज़ करते हैं फार्मिंग में। कमिंग बैक टू कंटेनर फार्मिंग, आपने कंटेनर में क्या क्या उगाया? कंटेनर में हमने पहला जो क्रॉप लिया था, बहुत सारे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग मीन्स लीफी वेजिटेबल में हमने बहुत का, जैसे कि नॉर्मल अपना स्पिनच है, मेथी, पालक वगैरह सब कुछ उगा लिया। माइक्रो ग्रीन्स है वो वगैरह, केल, पार्सली, हर्ब्स, राइट, ये सारे सब तो एक्सोटिक है ना? एक्सोटिक में नॉर्मल जो अपना जो देसी नॉर्मल तो आता ही है, देसी टमाटर वगैरह ये सब। टमाटर के लिए क्योंकि रूट सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। टमाटर का आप देखोगे कि रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। मैं जब लीफी वेजिटेबल का बात करूँ तो उसका रूट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और हेवी नहीं रहता एक्चुअली, राइट। बट जो हेवी प्लांट है वो आ सकते हैं हाइड्रोपोनिक में, कंटेनर के अंदर में, बट उसके लिए जो जगह लगेगा दैट इज बहुत ज़्यादा लगेगा। और उसका जगह के हिसाब से जो प्रोडक्शन लिया, तो ROI पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस मॉडल थोड़ा सस्टेनेबल पॉइंट में नहीं जाता है। ROI की अगर बात करें तो फिर इसमें कितना ROI मिलता है कोई भी क्रॉप पे अप्रोक्सीमेटली? इट इज़ डिपेंड अपॉन क्रॉप टू क्रॉप, राइट। अगर आपने क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, हम पहले ही खर्चा कर रहे हैं उस पर इनफैक्ट, तो इतना अगर हम खर्चा कर रहे हैं उसका रिटर्न भी आना चाहिए। तो कंटेनर खरीदना पड़ता है आपको या फिर रेंट पे लेना पड़ता है? नहीं नहीं, खरीदना पड़ता है कंटेनर एक्चुअली। और कितने का आता है कंटेनर? कंटेनर मैंने 5,40,000 का पुराना ओल्ड कंटेनर लिया था यहाँ पे मुंबई से एक्चुअली, पोर्ट से ही एक्चुअली, और उसको भी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया। ओके राइट, तो वो खर्चा अगर पकड़ा तो 15-20 लाख के आसपास तो खर्चा चला ही जाता है। 20 लाख एक्चुअली 20 लाख के आसपास। मतलब दिस इज इंक्लूडिंग द क्रॉप? दिस ओनली सेटअप, क्रॉप इंक्लूड करते, क्रॉप का ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिस इज द कंटेनर कॉस्ट और अंदर जो भी सेटअप सिस्टम लगेगा, है पूरा जो वर्टिकल फार्मिंग की जो सेटअप लगेगा है, उसमें एक्चुअली वर्टिकल बार्स यूज़ होते हैं, एरेशन सिस्टम यूज़ होता है, AC यूज़ होते हैं, ऑटोमेशन डिवाइसेस यूज़ होते हैं। तो आपकी सारी टेक्नोलॉजी उसके अंदर आती है? उसके अंदर आप खाली दिस इज फार्मिंग मीट्स टेक बेसिकली? राइट, फार्मिंग मीट्स टेक एक्चुअली, राइट। और वो फिर कंटेनर, ये एक प्रोडक्ट, अच्छा खासा प्रोडक्ट बिजनेस मॉडल भी बन रहा है उसका। कंटेनर हम बेच सकते हैं और इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप कंटेनर भी करो, मीन्स जैसे। तो कंटेनर फार्मिंग करने का बेसिक मोटो यही है कि आप ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, ज़्यादा बार उगा सकते हैं, जैसे लैंड के बदले में। वो है हाइड्रोपोनिक के बेनिफिट है, राइट। बट कंटेनर के बेनिफिट डिफरेंट है, मीन्स कंट्रोल एनवायरमेंट। पेस्टिसाइड बाहर बहुत आते हैं, इंडोर में कंट्रोल कर सकते हैं पेस्टिसाइड एक्चुअली। सॉइल बॉर्न डिसीजेस रहते हैं, पेस्टिसाइड रहते हैं, वो कंट्रोल होता है इंडोर फार्मिंग में। तो कंटेनर में भी वो कंट्रोल होता है, राइट। और ऐसा नहीं कि आप कंटेनर ही करो, रूम के अंदर भी आप फार्मिंग करते हैं, बिकॉज दिस इज अ कंट्रोल एनवायरनमेंट फार्मिंग एक्चुअली। तो कंटेनर में करो ना। अभी तो एक थॉट प्रोसेस आ रहा है कि बस में भी हम कर सकते हैं, राइट। कहीं भी कर सकते हैं। फार्मिंग इज फार्मिंग, क्योंकि प्लांट और मेजर थिंग हमें क्या लग रहा है कि मेजर थिंग जो प्लांट को लगने वाली चीज़ है ना, वो दिया तो प्लांट आना ही है। चाहे वो US का प्लांट रहो तो US का एनवायरनमेंट दे दो। ओके US का एनवायरनमेंट इज एनवायरनमेंट एक्चुअली, टेम्परेचर इज टेम्परेचर। अगर आप US का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमने AC वगैरह यूज़ किया है, तो वो US का दे दो टेम्परेचर सारा, तो क्रॉप वहाँ का आ जाएगा। जैसे ह्यूमिड चाहिए होगा कोई पर्टिकुलर, ह्यूमिडिटी के लिए हम ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं, डिह्यूमिडिटी के लिए डिह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं। लाइट इज मेजर थिंग, मीन्स लाइट, क्योंकि सनलाइट नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो वी हैव स्टडी द लाइट सिस्टम वेरी वेल। तो लाइट सिस्टम हमने हमारे कस्टमाइज किए। प्लांट को ओनली 400 to 600 नैनोमीटर्स में ही वेवलेंथ में ही रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम देना पड़ता है, सो दैट फोटोसिंथेसिस एक्टिव होता है। और वही एक साइंस पर्सपेक्टिव।
तो वही स्पेक्ट्रम लेके डेवलप किया, इस तरह से वो फार्मिंग शुरू हुआ था, कंटेनर फार्मिंग। तो जो आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हो और जो भी क्रॉप्स उगाते हो, तो उसमें अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कितना मिलता है आपको? हाँ, ये है अराउंड, अगर लीफी वेजिटेबल का बात करें हम लोग, अगर मैंने जैसे आपको कंटेनर फार्मिंग का बात किया, अलाउ उसमें लेट्यूस अगर ग्रो की, तो आर ओ इज अराउंड 2.7 ईयर्स का, मीन्स 2 ईयर्स मिनिमम, 2 ईयर्स का तो उतने में आपका कैपिटल रिटर्न होगा। रिटर्न हो। उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता है लेकिन तभी भी आपको ओवरहेड कॉस्ट तो होंगे, फिक्स एक्सपेंसेस तो होंगे। हाँ, वो सारा पकड़ के, ऑपरेशन कॉस्ट पकड़ के, सब कुछ पकड़ के, एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी पकड़ा आपने, तो वो ऐसा ही रहता है। मीन्स 2.1 दिस इज वेरी गुड ईयर्स, 2 साल में 2-2.5 साल इज वेरी गुड ROI पीरियड एक्चुअली। ओके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि मैंने जाना कि बिजनेस एग्रीकल्चर, स्पेशली इन एग्रीकल्चर बिजनेस में लोग क्या बोलते हैं, मेरी खेती है, मुझे 1 साल में इतना लगा दिया तो अरे इतना मिलना चाहिए, बट दे आर नॉट कैलकुलेटिंग देयर एसेट। खेती का कॉस्ट ही नहीं पकड़ते वो लोग। सही बात। हम नया बना रहे हैं ना, हम खेती बना रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट तो खेती का लगेगा ही। राइट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल शुगर कैन ले लें, शुगर कैन को 1 एकड़ में सपोज जितना प्रोडक्शन आता है, उसका अगर प्रॉफिट देखा जाए 1 साल का 1 लाख के ऊपर नहीं जाता है प्रॉफिट। अच्छा। 1 साल में शुगर कैन, बट 1 लाख में एक एकड़ का प्रोडक्शन, मतलब 1 एकड़ का जगह का कॉस्ट कितना रहेगा? मोर देन 15-20 लैक्स। तो 15 तो उसका ROI कैलकुलेट करो, 15 ईयर्स के आसपास जाएगा ROI। आर यू गेटिंग? तो वो कैलकुलेट होता ही नहीं कभी भी। तो जनरली कंटेनर फार्म में लोग बोलते हैं चलो यार इतना साल लगता है क्या, 2 साल। परसेंटेज वाइज अगर मैं पूछूं तो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली वो एवरी ईयर का? परसेंटेज वाइज सिंपल कैलकुलेशन वाइज ही बोल देते हैं एक्चुअली। सिंपल मीन्स 4000 प्लांट्स वी आर डेफिनेटली ग्रोइंग इनसाइड द कंटेनर। अगर उसका क्रॉप भी पकड़ लिया तो कम से कम अगर 100 रुपीज़ का भी पकड़ा तो 4 लाख के आसपास का 3720 प्लांट्स बैठते हैं, राइट। और उसको अगर हमने बेचा 100 रुपीज़ के हिसाब से भी, तो अराउंड 3,70,000 होता है। बट कुछ प्लांट ख़राब भी हो जाता है, तो 3.5 लाख रुपए आपका बेचने के बाद का कॉस्ट आता है। बट ऑपरेशन कॉस्ट भी है, राइट। मीन्स इसका कॉस्ट, मेंटेनेंस का कॉस्ट, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है, सीड का कॉस्ट, बेचने का कॉस्ट, वो कितना होगा पैकिंग, ये सब approximately? कुछ अगर पकड़ा ना तो भी वो 1 लाख के ऊपर नहीं जाता। तो अराउंड 2.5 lakhs या 2 lakhs इन 45 days आई एम टॉकिंग अबाउट, इन दिस स्मॉल एरिया। ओके। इट इज़ ओके। 45 days में एग्रीकल्चर 45 डेज में आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 lakhs, एग्जैक्टली व्हिच इज प्रीटी गुड। राइट इट इज़ वेरी गुड। बट हाँ, बट यू नीड टू मेंटेन वो सारे पैरामीटर इजीली मेंटेन करना चाहिए। तो सीड से ही शुरू हो जाता है। बट या दिस काइंड ऑफ वी कैन इजीली डू। आप केसर फार्मिंग भी करते हैं? हाँ, केसर फार्मिंग हम करते हैं। एक्चुअली केसर फार्मिंग की वजह से बहुत सारा एक्चुअली लोग अट्रैक्ट होने लगे एक्चुअली यू आर यूट्यूब द में। केसर मैन। केसर मैन नहीं बोल सकते, बट वी आर एक्सपेरिमेंटिंग इन डिफरेंट थिंग्स, राइट। एक्चुअली जब हम केसर फार्मिंग का भी अलग जर्नी है। केसर फार्मिंग में क्या होता है कि जब लीफी वेजिटेबल लिए बहुत सारे ऑर्डर्स भी आए हमको, छोटे छोटे सेटअप बना के दिए, ओके चल रहा था सबको। लॉकडाउन आया, हमारे पास बड़ा ऑर्डर था कंटेनर का, लॉकडाउन आया, मेरा खुद का भी ऑपरेशन हो गया स्पाइनल कॉर्ड का। फिर आ गए और वी थॉट कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि जिसमें कि ना सबसे जब डिमांड अच्छा है, काफ़ी है, बट प्रोडक्शन काफ़ी कम है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, वी आर सर्चिंग ऑन। तो वो सर्च किया तो हमको मिला यार केसर, राइट। और उसमें भी देखा कि केसर है बट वो खाली कश्मीर में आता है। वी आर डीलिंग इनटू कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो हम कश्मीर का अगर एनवायरनमेंट यहाँ पे बोल दे तो केसर यहाँ पे भी पॉसिबल है। क्योंकि केसर का अगर आप प्राइस देखोगे, मीन्स वी आर सेलिंग इन 499, मीन्स 5 लाख रुपीज़ kg, राइट। वैसा देखा जाए मार्केट में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अफगानी केसर भी है, इस तरह से प्राइस है पर kg। अच्छा। राइट। तो वी थॉट कि अरे केसर तो ला सकते हैं। और हमने जब स्टडी किया तो भी स्टडी करने के बाद पता चला कि केसर ऐसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोल रहे ऐसे क्रॉप है कि जिसमें कि हम ना विदाउट सॉइल और विदाउट वाटर उसको ग्रो कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में एक्चुअली, राइट। सो वो स्टडी किया डेफिनेटली। मेरे जो पार्टनर है डॉक्टर राहुल, उन्होंने भी काफ़ी उसको टेक्निकल साइड से स्टडी किया। और वो स्टडी करने के बाद मैं कश्मीर गया, एक्चुअली कश्मीर जाके देखा और स्टडी करने के बाद पता चला अरे ये तो क्रॉप इज़ फार्मर है, उसको नहीं पता एक्चुअली। एक पता चला अरे उनको तो पता ही नहीं, उनके पास सोना है ऑलरेडी, राइट। तो मैं हमने वहाँ से सीड लेके आए, यहाँ पे लगा दिया। और ये उसमें फिर टेम्परेचर जो कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कश्मीर का एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना था कंटेनर के अंदर। तो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कश्मीर में आपके दिमाग में आया होगा कि कश्मीर बोला तो माइनस टेम्परेचर, ठंडा वगैरह, तो उसको हैंडल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बिठा दिए, चिलर वगैरह बिठा दिया, अच्छा। राइट। वो सारा किया
और कश्मीर का डेटा निकाला पूरा, पिछले 2005 से 15 का एवरेज निकाला, वो डेटा मिल जाता है आजकल। इट इज़ नॉट कुछ नहीं मिलता, इंटरनेट पे मिल जाता है। खुद किया और उस हिसाब से पैरामीटर सेट किए और क्रॉप आ गया हमारा केसर का। सुपर। तो ये आपने पहली बार ट्राई किया था? पहली बार ट्राई किया था हमने। पर एक दूसरे देशों में ये ऑलरेडी चीज़ अपनाई जा रही है जो आप कर रहे हैं अभी? अभी अभी शुरू हुआ है, क्योंकि दिस इज अवर 3rd ईयर एक्चुअली। आपने, लेकिन जो बाहर के देशों में ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है? एक ईरान में आया, ईरान में शुरू हुआ था पहला एक्चुअली। वो इंडोर ही कर रहे थे, राइट। सो वहाँ से शुरू हुआ था और फिर उसको धीरे धीरे, अभी तो बहुत लोग इसमें आना चाहते हैं एग्जैक्टली केसर फार्मिंग, क्योंकि लोगों को एक फैसिनेटिंग भी लगता है। अरे यार क्रॉप कॉस्ट भी देखते हैं ना लोग कि अरे 5 लाख रुपए केजी है तो उसको बनाने में कितना कॉस्ट जाता है? हाँ, अभी ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या है ना, केसर का जनरली क्या होता है ना, केसर 3 फेज में आता है एक्चुअली, राइट। और 3 फेज में आने की वजह से उसका एक डॉर्मेंसी रहता है फेज, एक फ्लावरिंग फेज रहता है, एक मल्टीप्लिकेशन फेज रहता है जहाँ पे सीड बनते हैं मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो ये 3 फेज रहते हैं और मेजरली लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं फ्लावरिंग फेज, जहाँ पे फ्लावर के अंदर एक केसर निकलता है। और आप अगर देखा जाए ना, 70,000 to 1 लाख केसर के फ्लावर निकालने के बाद 1 किलो ड्राई केसर मिलता है। वापस बताइए। 70,000 फ्लावर्स या 170 to 1 लाख जो फ्लावर्स है, वो हम इकट्ठा करेंगे। उसको अगर उसके अंदर का जो स्टेमन निकालेंगे, जो स्टेमन मीन्स उसमें से एक धागा जैसा निकलता है। हाँ, 3 निकलते हैं एक इसमें, मीन्स ट्रिपल ऐसे रहता है। उसको एक निकालेंगे तो करीब एक, उसको ड्राई किया तो 1 किलो बनता है। तो इतने फ्लावर आने चाहिए इनफैक्ट। और एक कंटेनर में कितने आते हैं? राइट, अभी डिपेंड अपॉन कंटेनर कितना यूज़ करते हैं। हमने कंटेनर हाफ ही यूज़ किया था ऑलमोस्ट, क्योंकि 320 में हमारा लीफी वेजिटेबल का मैंने बोला तो वो एक सेटअप था। दूसरा ये था, तो अराउंड 480 kg के आसपास की वी हैव पुट दी सीड्स इनसाइड, राइट। और उसमें से कम हमने प्रोडक्शन लिया ना, अराउंड 600 ग्राम्स के आसपास का हमारा प्रोडक्शन आया था, सारा पकड़ के। इनफैक्ट नहीं, टुकड़ा वगैरह सब कुछ पकड़ के, बट वो आया फर्स्ट ईयर उतना आया था। तो ये एक साल में इतना उगता एक साल में? अभी यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, एक साल में ही आता है ये। दिस इज अ पेरिनियल क्रॉप, मतलब पेरिनियल में साल में एक ही बार आने वाला क्रॉप है, राइट। बट जनरली थॉट प्रोसेस आता है कि सर अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो साल में बहुत बार क्यों नहीं ले सकते, राइट। ये क्वेश्चन आता है जनरली। बट क्या रहता है ना, जिसका पीरियड जितना रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी में 9 महीने लगने तो 9 महीने लगने हैं एक्चुअली, तो इसको नहीं हम उसको तोड़ सकते। नेचर का तरीका है वो। नेचर का तरीका है, तो साल में वो एक ही बार आता है। अभी बहुत सारे कंपनीज है बाहर के, वो क्लेम कर रहे हैं कि साल में 4 बार दे आर एबल टू टेक, राइट। बट अभी तक हम हमारा रिसर्च जितना चल रहा है, हमने भी अलग अलग तरीके यूज़ कर रहे हैं, बट अभी तक तो उस पर नहीं है। बहुत जल्दी आई थिंक हम हार्मोन्स में भी काम कर रहे हैं, उसका हार्मोन्स जल्दी कैसे फ्लावर आ पाए, इस तरीके में काम चल रहे हैं। बट ये साल में एक ही बार अभी हम ले पा रहे हैं एक्चुअली, राइट। तो वो है, वो इस तरह से हमने केसर ग्रो किया था। और अभी कॉर्डिसेप का, मशरूम का भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। मशरूम्स भी ट्राई किया आपने? हाँ, अभी एक मशरूम का सेटअप लगाया हुआ है, अभी नेक्स्ट वीक से उसका भी ये प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो आपको सीड्स लेने के लिए अलग अलग सिटीज़ जाना पड़ता है? सीड ओनली कश्मीर में मिलता है। अच्छा, केसर का ओके, एक्चुअली तो वहाँ जाना पड़ता है स्पेसिफिकली। और पिछले साल हमने फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद उसका सीड हमने खुद बनाया भी था। तो जब वो मल्टीप्लिकेशन फेज रहता है वहाँ पे सीड, आई नो कि वो 100% तो नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर का जो एनवायरनमेंट है सुटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। बट अकॉर्डिंग टू अस कि वो मल्टीप्लाई होना चाहिए पूरा हैदराबाद या जहाँ पे ठंड थोड़ा सा होगा उस टाइप पे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, अभी टेस्टिंग चल रहा है। धीरे धीरे वो बढ़ेगा, 10%, 20%, 30%, 40%। और जैसा ही ये बढ़ेगा एक्चुअली, तो थोड़ा सा वहाँ का भी लोड कम हो जाएगा कश्मीर का एक्चुअली। और वैसा देखा जा रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट 100 टन का है पर इंडिया का। अच्छा, हाँ, 100 टन पर ईयर। तो उसकी डिमांड बहुत है। हाँ, डिमांड बहुत है, बट प्रोडक्शन ओनली 10 to 15 टन था 2 साल पहले। लास्ट ईयर ओनली 3 टन हुआ। सो अराउंड 85 to 90 टन का जो परसेंट आप कैलकुलेट करो, वो हम वी आर डिपेंड अपॉन बाहर के कंट्री में। अच्छा, एक्चुअली जैसे ईरान से मेजरली हमारा केसर आता है, तो अभी ईरान के भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी इश्यूज चल रहे, तो रेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर ये मल्टीप्लिकेशन इशू सब जगह पे सॉल्व हो गया, मे बी कश्मीर में भी अगर उन्होंने सॉल्व कर दिया मल्टीप्लिकेशन के इश्यूज, बहुत ज़्यादा तरीके से मल्टीप्लाई किया, तो ये बहुत सब लोग उसको
ट्राई कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज में। सो कैन वी से कि केसर फार्मिंग करना इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी मार्जिन अभी इसमें? अभी तो नहीं डायरेक्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर में ऐसा कोई नहीं कुछ डायरेक्टली सेंटेंस में नहीं बोल सकते कि कौन सा बिजनेस एग्रीकल्चर में डायरेक्ट प्रॉफिटेबल है। यू कैन चेक, अगर वैसा रहता ना कोई बहुत सारे जैसे फिनटेक में आते हैं ना कंपनीज बहुत सारे एक्चुअली, तो वैसे एग्रीकल्चर में आप देखो कि बहुत कम कंपनीज हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसीज आते हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट पैरामीटर है वो डिपेंडेंसी, और वो होता है एरिया टू एरिया। जैसे अब पुणे से मैं आया, अभी मुंबई में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो क्रॉप, वो पूना का क्रॉप यहाँ पे सर्वाइव होना चाहिए एक्चुअली। तो ये सारी डिपेंडेंसी की वजह से ना ऐसा कोई एक कंपनी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ है बिल ने। तो फॉर एग्जांपल नासिक में भी आप ये देखते हो ग्रेप्स वगैरह का फार्मिंग देखते हो, तो हम वहाँ पे भी नहीं कर सकते कि मैंने ग्रेप्स लगा दिया इतना एक 10 एकड़ का ग्रेप्स लगा दिया मुझे इतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि होगा कब, जब ये पूरे पैरामीटर मैच हो जाएंगे, मीन बारिश नहीं आएंगे, ये आएंगे, पेस्ट नहीं आएंगे, उस तरह से ये सारे डिपेंड है। तो ऐसा वन लाइनर नहीं बोल सकते कि ये प्रॉफिटेबल है। अगर वैसा रहता ना तो सारे ग्रेप्स ही कर लेते ना। सही बात है। कोई ऑनियन ले रहा है, कोई ये ले रहा है, इस तरह से है एक्चुअली। सपोजिटली जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे केसर ही करना है, अब मैं बायर्स कहाँ से ढूंढूं उसके लिए? हाँ, अभी बायर का कैसा है, एंड ऑफ द डे कुछ भी चीज़ रहा, कोई भी बिजनेस रहा, एंड ऑफ द डे बायर अगर सेलिंग आ गया तो बिजनेस बन जाएगा इनफैक्ट। बट सेल कौन लेता है, बायर कैसे फाइंड आउट करें? वैसे देखा जाए ना, आपको लेट्यूस का अगर मार्केटिंग करना है ना, वो डिफिकल्ट जाता है एज कम्पेयर टू केसर। बिकॉज केसर है ना ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे हमारी दादी अम्मा जो है उन्होंने भी पहले से ही वो मार्केटिंग करके रखा है, तो हमारे घर पे सबको पता है केसर। लेट्यूस में अगर दादी को बोलूँ या मम्मी को भी बोलूँ ना, वो बोलती है अरे क्या है ये, पालक है क्या, ऐसे पूछते हैं एक्चुअली। सो दैट इज द थिंग कि इसको मार्केटिंग ऑलरेडी हो चुका है, और हमारे दिमाग में ऑलरेडी उसका दो तरीके से मार्केटिंग हुआ है। फर्स्ट थिंग इज ये छोटे इसमें आता है, राइट। दूसरा थिंग, अगर मैंने आपको केसर 20 रुपीज़ ग्राम दे दिया, वो 500 रुपये ग्राम वाला मैं 20 रुपीज़ को दे दिया, ओरिजिनल ले मैं ओरिजिनली दे रहा हूँ उनको, वो लेंगे क्या? नहीं, बिकॉज एक थॉट प्रोसेस मिल गया कि दिस इज हाई ये क्रॉप, हाई वैल्यू क्रॉप आप बोल सकते हो इनफैक्ट। तो उसका जो प्राइस है वो ऑलरेडी मार्केटिंग हो चुका है, राइट। बट जैसे कि घर में भी प्रेग्नेंट लेडी, हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को भी केसर का दूध वगैरह देते हैं एक्चुअल प्रेगनेंसी में, राइट। उससे गोरा नहीं होता इनफैक्ट, ऐसा नहीं इट इज अबाउट गोरा, वैसे हो जाता तो अफ्रीका के सारे गोरे हो जाते, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, स्किन वगैरह, स्किन टोनिंग वगैरह, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से ये केसर का मार्केटिंग ये होता है। बहुत सारा मार्केटिंग में आप देखा जाए, इंडिया में मार्केटिंग बहुत तरीके से ओपन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मंदिरों में है एक्चुअली, हम जैसे स्पिरिचुअल लेवल पे भी ज़्यादा ये करते हैं, तो मंदिर में जैसे चंदन डोनेट करते हैं, वैसे केसर भी डोनेट करते हैं। आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो आयुर्वेदा में यूज़ करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में है, जैसे कि इसमें सैफ्रनल, क्रोसिन और पाइक्रोक्रोसिन कंटेंट रहता है। तो सैफ्रनल जो रहता है या क्रोसिन जो रहता है वो कलरिंग एजेंट रहता है, तो कलर में भी कलरिंग इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है एक्चुअली। सैफ्रनल अरोमा में रहता है, तो अरोमा इंडस्ट्री इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ बेनिफिशियल रहता है। तो बहुत सारा इसको मार्केटिंग करना इज़ क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट, आई कैन से। तो अब जो क्रॉप्स में जो पेस्टिसाइड्स जो लगते हैं उसकी बात करते हैं। पेस्टिसाइड्स को लेकर मेरे काफ़ी सवाल हैं आपसे। तो पेस्टिसाइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप के लिए तो डेफिनेटली हार्मफुल है ही है, एनवायरनमेंट के लिए भी हम श्योर हार्मफुल ही होता होगा, राइट। पेस्टिसाइड है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, वैसा देखा जाए इजी भी है और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वन लाइनर अगर आप बोले पेस्टिसाइड तो हाँ पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, बट पेस्ट को हम कंट्रोल कैसे करें? अभी आप जैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, अगर वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेस्टिसाइड की? ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मीन्स वैसा देखा जाए पेस्ट तो पेस्ट है, कहीं से भी आता है। हमको तो वायरस इतना कंट्रोल किया तो भी वायरस आ गया, राइट। पेस्ट इज दैट थिंग कि वो आता है, बट एज कम्पेयर टू ओपन फील्ड कंट्रोल एनवायरनमेंट में बहुत ही कम एक्चुअली पेस्ट करना, और इजी टू कंट्रोल रहता है। बट ओपन जितना भी आप बोल रहे हो ओपन फार्मिंग करना रहा ना, तो उसमें पेस्ट तो आना ही है एक्चुअली, वो आता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए दो तरीके, एक तो बोलते हैं केमिकल जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करना, और दूसरा है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करना। जैसे ऑर्गेनिक में देखा जाए तो नीम ऑयल वगैरह वो यूज़ करते हैं, और इसमें तो डायरेक्टली हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो पेस्टिसाइड का यूज़ करने के बाद जो टाइम लगता है ना बीच में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में बहुत ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू दिस जो इंस्टेंट पेस्टिसाइड है। 2 दिन में आपको रिजल्ट दे देते हैं, तो पेस्टिसाइड कंट्रोल होना लगता है। और फार्मर इज फार्मर,
करेक्ट। एक्चुअली उनको एंड ऑफ द डे उनका भी पेट ये करना है, क्रॉप बचाना है। क्रॉप बचाना है एक्चुअली। तो दैट्स वाई वो जनरली प्रीफर करते हैं ये पेस्टिसाइड। बट वो आई टोटली एग्री कि वो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, कैंसरस भी होता है। कैंसरस होता है। आई विल नॉट टेक नेम ऑफ सम कंपनीज, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक्चुअली कि किसी भी इससे कैंसर का क्या हो जाता है, कोई भी जैसे वीडीसाइड, अगर वीड पता है ना आपको, वीड पेड़ आने के बाद उसके बाजू में वीड बनता है, तो वीडीसाइड के लिए वीडीसाइड बनाती कंपनी वीड हटाने के लिए। तो हमने वीडीसाइड जो कंपनी ने बनाया, दे आर वर्किंग ऑन वीडीसाइड का फार्मूला। मीन्स वो वीडीसाइड मारने के बाद वीड खत्म हो जाता है, बट वीड जिसको मार रहे हो उसके बाजू को पेड़ को भी लग जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल हमने पालक लिया, पालक की बाजू में वीड आ गया, तो वीडीसाइड कंपनी ने वीड के लिए वो वीडीसाइड बनाया, बट पालक पे नहीं, पालक के लिए नहीं बनाया ना। तो पालक को जैसे ही लग जाता है तो वो पालक में हो जाता है। और फार्मर कैसा है, कोई भी वीडीसाइड आए या आए तो वो यूज़ करता है, तो वो सब जगह पे फैल रहा है। तो उसकी वजह से यू आर वेरी राइट कि कैंसर का जो है वो ज़्यादातर बढ़ रहा है। तो पेस्टिसाइड फ्री क्रॉप्स उगाना मतलब देखा जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे लग रहा है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बट बहुत मीन्स गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे काम कर रही है इसमें कि पेस्टिसाइड अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे प्रोग्राम अवेयरनेस। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, दिस इज़ नॉट लाइक बाहर के कंट्री टाइप इंडिया। बस वैसा जाए हमारे पास 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ ऐसा खेतों का एरिया रहता है, राइट। अगर मैंने भी यूज़ नहीं किया ना तो कोई ना कोई बाजू का यूज़ कर लेता है, सो दैट जिस एयर थ्रू भी वो यहाँ पे पास हो जाता है। तो 100% पेस्टिसाइड फ्री आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो एक पेस्ट को कंट्रोल तो कोशिश करके हमें वो जो हाइड्रोपोनिक्स वाले जितने वेजिटेबल्स हैं वही खाने चाहिए, क्योंकि वो पेस्टिसाइड फ्री होते हैं। हाँ, वो इंडोर फार्मिंग में या कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते, क्योंकि पेस्ट नहीं रहा तो पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है। पर ये वाले वेजिटेबल्स एक्सपेंसिव भी होते हैं, हाइड्रोपोनिक्स वाले। होता है, राइट, एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि एक्सपेंसिव को क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है एक्चुअली, राइट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में कॉस्टिंग ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू ओपन फील्ड में, और लार्ज प्रोडक्शन हम ले सकते हैं ओपन फील्ड में एज कम्पेयर टू कंट्रोल एनवायरनमेंट। पर एटलीस्ट आपको खुराक अच्छी मिलेगी, खुराक अच्छी मिलेगी, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ आफ्टर ऑल। हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन फिर भी हमको जो नॉर्मल जो खाना मिलता है, जो भी सब्जियां मिलती हैं, हम ले लेते हैं। राइट राइट। आप मॉल्स में भी जाओ, आपको वहाँ पे ऑर्गेनिक करके बेचा जाता है, और कई बार तो पता लगता है कि ऑर्गेनिक है भी नहीं। राइट राइट। तो इज देयर एनी वे टू आइडेंटिफाई? नहीं, ऑर्गेनिक ये कंसेप्ट ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बोला, क्योंकि आप 2 एप्पल रख दो एक्चुअली, राइट। कभी कभी ओरिजिनल एप्पल में ऑर्गेनिक एप्पल भी ऐसे लगता है कि ये मीन्स ऑर्गेनिक एप्पल तो मैंने खुद चेक किया, अगर आप उसको चाकू से अगर उसको घस के से देखोगे तो वैक्स पूरा निकलता अब है। वो वैक्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका शाइनिंग और वो थोड़ा ये लगाने मेंटेन करने के लिए वो करते हैं। बट आप अगर ऑर्गेनिक का प्रॉपर बात कर रहे हो ना, ये ऑर्गेनिक है और ये केमिकल से हो गया हुआ सब्जी है, नोबडी कैन आइडेंटिफाई इन द वर्ल्ड। क्यों? देख के कोई भी पता नहीं करता। ओनली वन थिंग वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी। लैब में जाके आपको टेस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर कंटेंट कौन से, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ईच एंड एवरीथिंग हम लैब में टेस्ट करें एक्चुअली। तो वो पहचानना ही मुश्किल है। सिमिलरली केसर में, केसर अगर फेक केसर और ओरिजिनल केसर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एक्चुअली। कभी कभी तो फेक केसर ही लगता है कि ओरिजिनल केसर है इनफैक्ट, राइट। क्योंकि वो मक्के के दाने रहते हैं ना, मक्के के दाने है, सॉरी, मक्के के जो पीछे वाला जो रेशे रहते हैं एक्चुअली, उसको कलर देके भी केसर बनाते हैं। दैट इज़ वेरी इजी। तो इस तरह से बहुत कुछ ये चल रहा है, फेक भी चलता है इनफैक्ट। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस थिंग। बट केसर का है, पानी में डाल के अगर धीरे धीरे कलर छोड़ा उसने, राइट, सो दिस ओरिजिनल ऐसा बोलते हैं। बट इज़ नॉट 100% ट्रू, क्योंकि क्रोसिन है, वो धीरे धीरे भी डिजॉल्व होता है पानी में। तो इस तरह से, तो आपका क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई राइट नाउ। अगर सपोजिटली कोई बिजनेस करना चाहता है या कोई फार्मिंग के फील्ड में आना चाहता है, जैसे अभी आप कंटेनर फार्मिंग भी करते हैं, तो उसको अगर फार्मिंग करनी है, खुद फार्मिंग करनी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं करनी, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या आप उनको गाइड करते हैं, कोच करते हैं कि या मतलब सब कुछ पूरा सेटअप करके दे देंगे और आदमी भी दे देंगे कि भाई सब कुछ आपका हो जाएगा, यू आर जस्ट द स्लीपिंग पार्टनर? इज दैट पॉसिबल? राइट राइट। हम ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को कंटेनर फार्मिंग करनी है तो हम कंटेनर पूरा डिज़ाइन करके देंगे इन आउट सिस्टम। अब आपको एक क्रॉप करने में भी हेल्प करेंगे और देन हैंड ओवर करेंगे। इस टाइप से हम वी आर हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद हमें अपने आदमी लगाने पड़ेंगे और क्योंकि मॉनिटर करना पड़ेगा। राइट राइट।
आपको मॉनिटर करना पड़ेगा उसका, तो ऐसे कर सकते हैं। पर जैसे आपने कहा 45 डेज में आपको 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे आपके 20 लाख के डिपेंड investment अपॉन उसमें भी कैसे रहता है कि हाँ मिलते रहेंगे, बट वो मार्केट भी आपका बिल्ड होना चाहिए। पे। यू विल हेल्प आल्सो टू सेल दोस क्रॉप्स आल्सो। राइट राइट राइट, हम वो भी हेल्प करते हैं सेल करने में। और आप ये कोचिंग भी देते हैं इस चीज़ की? हाँ, इसका ट्रेनिंग भी बहुत सारे, जैसे कि अभी सैफरॉन के बहुत सारे स्टूडेंट भी कर रहे हैं सैफरॉन। अच्छा। और जनरली वो जैसे नए नए एंटरप्रेनर है जो चाहते हैं एग्री में आना, तो वो ट्राई करे कि चलो हम मोबाइल से ही पूरा पानी भी मोबाइल से भी दे, लाइट भी, एवरीथिंग वी कैन ऑपरेट थ्रू मोबाइल। तो उस तरह से वो अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि पहले ना खेती, आई नो खेती में कोई काम करना नहीं चाहता, ओनली खेती में काम करने के लिए ना, क्योंकि हर कोई मोबाइल पे है एक्चुअली, तो खेती को मोबाइल पे लाना पड़ेगा एक्चुअली। दैट इज आई थिंक मुझे तो आपने उसका पूरा सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है? हाँ, उसका हमने स्टार्टिंग में बनाया, बट अभी बहुत सारे फ्रीवेयर भी है, वो भी कनेक्ट करके सिस्टम से एक्चुअली वी कैन ऑपरेट। ऐसा इसके लिए लाइसेंस लगता है, फार्मर्स लाइसेंस वगैरह? फार्मर्स लाइसेंस मीन्स कंपनी के लिए लगता है, कंपनी बनाना होगा तो, बट फार्मिंग के लिए नहीं। आपका ज़मीन होगा, यू शुड बी फार्मर, आप तो ज़मीन में भी कर सकते नहीं, अगर ज़मीन नहीं है मेरी और अगर मुझे कंटेनर फार्मिंग करनी है? हाँ, तो आपके कंपनी कुछ तो फार्म किसी नाम से तो करोगे आप, राइट? Right. तो रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट से, राइट? बट दैट इज नॉट अंडर फार्मिंग, दैट इज एक सर्विसेज जो कि आप उसके अंदर आ जाए। हाँ, उस तरह से आप कर सकते हो, लाइसेंस मिल जाते हैं कोई। तो लाइसेंस से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है कि जैसे आजकल बहुत इलीगल तरीके से कुछ बॉलीवुड सेलेब्स भी जो हैं वो फार्मर्स लाइसेंस ऑब्टेन कर लेते हैं और अपने आप को फार्मर बताते हैं और फिर बहुत सारे डिस्काउंट्स और सब्सिडीज़ ले लेते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? फार्मर के लिए वैसे देखा जाए तो सबका कॉन्सेंट्रेट मीन्स पूरा फोकस फार्मिंग पे ही है, क्योंकि इंडिया फार्मिंग है। आप देखोगे पॉलिटिक्स भी फार्मिंग के अराउंड ही घूमता है पूरा, और घूमना भी चाहिए क्योंकि वही हमारा खाने का सोर्स है। लाइसेंस इज नॉट अ लाइसेंस काइंड ऑफ, दैट इज अ सर्टिफिकेट। आप फार्मर हो का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आपको? यू शुड हैव अ फार्म लैंड। करेक्ट। तो वो फार्म लैंड बाय करते हैं। तो आज की तारीख में अगर मैं फार्मलैंड बाय कर लूँ तो मैं फार्मर लाइसेंस, मतलब मेरे को फार्मर लाइसेंस मिल जाएगा मुझे? हाँ, एक एकड़ भी रहा आपका या कुछ थोड़ा भी रहा, 11,000 स्क्वायर फीट का फार्म लैंड भी करे तो यू आर अ फार्मर। तो इट इज़ दैट ईजी? दैट ईजी। लेकिन उसके बाद आपको टैक्सेस में बहुत बेनिफिट मिलता है, मैंने सुना है। टैक्सेस में बेनिफिट मिलता है, बट डिपेंड अपॉन आप ग्रो क्या कर रहे हो उस फार्म से। Okay. ऐसे नहीं कि आप फार्मर हो तो आप टैक्स के लिए अप्लाई कर दो, तो दूसरी जगह से पैसे आया हुआ नहीं। फार्म के इनकम पे टैक्स का बेनिफिट है एक्चुअली। इट इज नॉट अबाउट आप फार्मर हो तो आप दूसरे से पैसे आ रहे, यू कैन रोल इट आउट, ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो मतलब आपने फार्मिंग करके जो पैसा कमाया वो टैक्स फ्री है? राइट, एग्जैक्टली। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक होगा, या फिर मैं अगर करोड़ों कमाऊंगा तो मैं करोड़ों भी मैं वो आते हैं अलग अलग फार्मिंग एरिया में। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग एरिया है तो ग्रोइंग एरिया में काफ़ी सारा सब्सिडीज है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप सब्सिडी की भी बात कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो सब्सिडी का देखा जाए तो पॉली हाउस जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सब्सिडी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें कि 1 एकड़ का आपने पॉली हाउस बना लिया, उसमें 50% गवर्नमेंट पे करता है, 50% आपको देना पड़ता है। तो उस तरह से बहुत लोग करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कोई आपने सही बोला कि कोई क्या हो जाता है कि 1 एकड़ का फार्म ले लेते हैं, सब्सिडीज ले लेते हैं, बाद में उसको कुछ नहीं करते इनफैक्ट, और दूसरे को बेचते हैं एक्चुअली, या वही सेटअप दूसरी जगह दूसरे के खेत में लगा के उसी पे सब्सिडी मिलता है। दैट इज इलीगल तरीके लोग यूज करते हो। दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली एग्रीकल्चर में। आप बता सकते हैं कि अभी जो आप इतनी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं फार्मिंग में, तो व्हाट इज फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, और हम उसे कैसे अडेप्ट कर सकते हैं इंटरनेशनली? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा और टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी, तो वो क्या हम उसे इंडिया में लेकर आने वाले हैं, और उसे हमें कैसे अडेप्ट करना चाहिए? और एग्रीकल्चर साइड में प्रॉब्लम सब जगह पे, ऐसा नहीं कि इंडिया में, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एग्रीकल्चर में इश्यूज है, बट उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक आ रहा है, जैसे कि हाइड्रोपोनिक आ रहा है, एरोपोनिक आ रहा है। अभी आप देखोगे एक ड्रोन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, इंडिया में भी इंप्रूव हो रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसा आ रहा है, क्योंकि बट फार्मर्स उसको यूज़ करने से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं ना? अभी कर रहे हैं परहेज, बट उनको एडप्ट करना ही पड़ेगा इनफैक्ट, क्योंकि 1 एकड़ का अगर आपको किसी भी पेस्टिसाइड डालना है तो आपको पंप लगाना पड़ता है 15 लीटर का, और एक आदमी जाके पेस्ट पूरा देना पड़ता है। और खुद के लिए भी तो हार्मफुल है, कंटिन्यूस इनहेल करेंगे, हार्मफुल है। और प्रिसीजन फार्मिंग के अंडर इट इज़ वेरी गुड एरिया कि प्रिसीजन फार्मिंग आता है। मीन्स ड्रोन आप लेके जाओगे ना, 7-8 मिनट में 1 एकड़ का फार्म देके होता है, 7 to 8 मिनट्स मैक्सिमम 1 एकड़ के इसके लिए खेत के लिए, जो कि आपको यहाँ पे 1 दिन भी लग सकता है, क्योंकि वो ब्रेक लेगा, ये करेगा, हार्म होगा खुद को। तो ये दिस वेरी गुड है, और सारा इमेज बेस्ड है।
मीन्स कहीं पे करा है कहीं पे नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि मैन्युअली जब देते तो कहीं पे ज़्यादा प्रेशर की वजह से, यहाँ पे एकदम प्रिसीजन जहाँ पे जितना चाहिए अच्छा। उतना। तो एग्रीकल्चर में ये ड्रोन इज़ वेरी गुड चेंज एक्चुअली, आई Okay. एम वेरी हैप्पी कि वो आ रहा है, और उसमें भी हम सोच रहे हैं कि काम करें, इंटरनल ड्रोन लेके आए। एक AITMC करके कंपनी भी है जो मैं जानता हूँ, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में है, राइट इसमें एग्री फार्मिंग में है। राइट 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 एक कंसेप्ट था, बट दैट इज हाइपोथेटिकल ऐसे लगेगा, और मुझे लग रहा है ऐसे कंसेप्ट हो सकते हैं ड्रोन में, जैसे कि पॉलिनेशन के लिए ड्रोन यूज कर सकते हैं, that's a वी nice कैन idea. रिप्लेस दी हनी बीज एक्चुअली, उस पर कैसा काम कर सकते हैं, क्योंकि हनी बी जो काम करते हैं वही ड्रोन कर सकते हैं। आई नो कि जिसके पंख कुछ लिमिटेशन है, बट जो लिमिटेशन हटा दिए तो वो एज अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा बिजनेस पॉइंट ऑफ से, वो एक है। अलग अभी नेक्स्ट आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, एक्चुअली सेरिकल्चर में बहुत काफ़ी काम हो रहा है। दूसरा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सेल्यूलर एग्रीकल्चर, एक नया कंसेप्ट आ रहा है सेल्यूलर एग्रीकल्चर। सेल्यूलर तो मतलब मोबाइल? नहीं, वो सेल्यूलर नहीं, सेल। ओके, सेल्यूलर एग्रीकल्चर, सेल्यूलर। तो ये जो सेल है ना हमारे, मीन्स फॉर एग्जांपल प्लांट और एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल हमने अगर लैब में एक सेल निकाल के रखा और सेल को डेवलप करने के लिए जो भी प्रोटीन्स वगैरह वो दिया, सेल डेवलप होगा, दैट इज अ साइंस सर, इट इज नॉट अ मीन्स कुछ बहुत कुछ। तो सेल ग्रो होता है और आपको बड़ा सेल मिल जाता है, तो छोटा चिकन का एक सेल भी लिया तो आपको बड़ा 1 किलो का चिकन मिलेगा। तो ये बाहर कंट्री में भी हो रहा है, यहाँ पे भी आने वाला है, और आई थिंक दैट इज गुड थिंग कि हमको कट करना नहीं पड़ेगा, मीन्स मीन्स आपको जो चिकन वगैरह है उसको कट नहीं करना पड़ेगा ना, यू विल गेट लैब ग्रोन, और वो सर्टिफाइड भी होगा प्योर, इनफैक्ट लैब ग्रोन चिकन एक्चुअली, जिससे किसी हेन को नुकसान भी नहीं होगा। एग्जैक्टली वो नहीं होगा, और ये आई नो दिस विल हैपन वेरी वेरी सुन। और एक वे तो हुआ चिकन का बात, एनिमल सेल का आई एम टॉकिंग अबाउट, वो देयर इज प्लांट सेल आल्सो। अच्छा, राइट, जैसे कॉफी का आपने प्लांट लिया, उसका सेल निकाला, उसको अगर पूरे एनवायरमेंट तो कॉफी भी आ सकती है लैब। आर यू गेटिंग दिस काइंड ऑफ साइंस? अगर पकड़ के चले ना, ये कभी हुआ ही नहीं। ये तो कंप्लीटली ऑर्गेनिक होगा फिर मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, ऑर्गेनिक कंसेप्ट इज टोटली डिफरेंट एक्चुअली। इसको लोग केमिकल पे ज्यादा ध्यान देंगे, बट आई थिंक सी मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है ऑर्गेनिक, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है एक्चुअली, ऑर्गेनिक है या नहीं है। बट ऑर्गेनिक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई भी चीज़ विदाउट मीन्स केमिकल तो सब जगह पे आएगा, विदाउट केमिकल कोई जिंदा नहीं रहेगा। हम ये पानी भी है H2O हम पीते हैं, ये केमिकल है, अंदर जाता है, केमिकल प्रोसेस होता है बॉडी में, तो ही हम जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन आता है, ये आता है, राइट। तो केमिकल, विदाउट केमिकल हम भी नहीं रह सकते और प्लांट भी नहीं रह सकते। गुड केमिकल्स और बैड केमिकल्स, एग्जैक्टली, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर प्लांट ऑल्सो एंड फॉर एनिमल ऑल्सो। वैसे ही एक्सेस अमाउंट जैसे भी होगा वो पॉइजन में ये हो जाएगा। मीन्स पानी आप बहुत पीते रहो तो एक टाइम बाद तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग इज दैट। तो उस तरह से तो ये सेल्यूलर एग्रीकल्चर है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जैसे कि हम पढ़ते रहते हैं, अलग लैब ग्रोन डायमंड एक अच्छा कंसेप्ट हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर उस पर साइंस को पकड़ के हम अगर जाए ना, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी नए नए टेक्नोलॉजी हम इंडोर सब कुछ उगा सकते हैं एक्चुअली, राइट। प्लांट को लगने वाला इंडोर दे दिया तो वी कैन ग्रो। आई एग्री कि वो तो सब जगह पे पहुंचने को टाइम लगेगा, बट एक अल्टरनेटिव बिल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बारिश आ गया, अभी बारिश ही आ गया उसी सीजन में, पालक के सीजन में अगर बारिश पूरा हो गया तो पालक कहीं पे मिलेगा ही नहीं। सो इन दैट केस वी शुड हैव दैट दिस काइंड ऑफ थिंग। ऐसा हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जो हमें सेव कर सके। जैसे प्याज, कई बार प्याज का प्रॉब्लम हो जाता है, टमाटर का प्रॉब्लम हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ जाते हैं उसकी वजह से। तो अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम उसे सेव कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को भी सेव कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को सेव आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन्फ्लेशन को सेव किया जा सकता है, इस चीज़ से कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक आप एक बहुत ही अच्छी फील्ड में और आपने बहुत ही अच्छा सेक्टर चूज़ किया है। ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है बहुत ज़माने से। मैंने खुद भी कई बार सोचा है कि मैं वर्टिकल फार्मिंग करूं वगैरह, और वही सब मैं वीडियोस काफ़ी बार देखता रहता था। मैंने आपके भी वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर। सो आई थिंक यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, और आप ऐसे ही खूब तरक्की करते रहिए और अच्छी फार्मिंग करते रहिए और न्यू कॉन्सेप्ट्स लेकर आते रहिए हमारे इंडिया के लिए, ताकि इंडिया जो है वो एक सोने की चिड़िया जो कहलाता है वो वाकई में उसे प्रूव भी कर रहे हैं आप। सो थैंक यू सो मच शैलेश जी इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और कंटेनर फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा और शैलेश जी के इनोवेटिव अप्रोच से इम्प्रेस हुए होंगे। ऐसे ही ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ और इंस्पायरिंग गेस्ट को हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक या गेस्ट के बारे में सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस हेल्दी फार्मिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकें। तब तक स्टे फ्रेश, स्टे हेल्दी।